जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हालांकि इस परीक्षण को लेकर कई सारी बातें भी सामने आई, लेकिन अब डीआरडीओ ने अपना नेक्स्ट प्लान बना लिया है, जो कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। और अब इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी सामने आ चुकी है, जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से है। हालांकि प्रोजेक्ट का नाम तो सीक्रेट नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ होगा वो काफी सीक्रेट है। भले ही भारत ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया हो, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इस बारे में कई तरीके की चर्चाएं शुरू हुई कि क्या यह हाइपरसोनिक है या नहीं। इसीलिए इसके हाइपरसोनिक होने पर भी कई तरीके के सवाल भी उठाए गए। लेकिन भारत अब इससे भी बड़ा और जबरदस्त टेस्ट करने वाला है प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। इस प्रोजेक्ट में क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से पता चलता है कि भारत का ये सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन ज्यादा जानकारी लोगों को पता नहीं है। लेकिन इतना तो है कि ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी कि HSTDV होगा। और आप सबको एक चीज और मैं बता दूं कि 2020 में भारत ने अनमैन्ड स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का टेस्ट किया था। हालांकि ये टेस्टिंग उस टाइम 20 सेकंड से कम की थी। लास्ट ईयर 27 जनवरी को जब ओडिशा के पास HSTDV का टेस्ट किया गया था, इस टेस्ट के बाद कई सारे ऐसे नतीजे आए जिनके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जो 20 सेकंड का टेस्ट जब HSTDV का हुआ था, तो उस दौरान ये 7500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर ली गई थी, जिससे पता चलता है कि ये मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के किसी भी इलाके में सटीक हमला कर सकती है, यानी कि इसकी स्पीड को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसमें दोनों तरीके के वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, कन्वेंशनल और परमाणु। तो प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर यहाँ पर एक बड़ी बात आई है कि इसका अगले साल एक बड़ा टेस्ट होने वाला है, जो कि एक लंबी अवधि का टेस्ट होगा। और यही टेस्ट उन लोगों को भी एक बड़ा जवाब देगा जो कि भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक डोमेन पर हर जानकारी नहीं आती है। ये जब हो जाता है या जब ये सफल हो जाता है, तब भारत सरकार के द्वारा इसके बारे में बताया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी हो रही है भारत के लिए। रीजन बिहाइंड, हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुका है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL अब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अब एक फाइनल एग्रीमेंट करने वाला है, जिसके तहत F414 इंजन भारत में बनेंगे, वो भी बैंगलोर फैसिलिटी में। कहा जा रहा है कि ये डील इस साल के अंत में फाइनल हो जाएगी। और HAL का मानना है कि वो पहला F414 इंजन अपनी इस फैसिलिटी से 2027 तक तैयार कर लेगी। और साथ ही साथ ये जो फैसिलिटी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 यानी कि 30 F414 इंजन पर ईयर होगी, अगर ये फुल स्केल पर उत्पादित होते हैं। हालांकि इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शुरुआती जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके तहत कम से कम 99 F414 इंजनों का निर्माण किया जाएगा तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए। और धीरे धीरे ये जो ऑर्डर है वो डबल डिजिट तक जा सकता है। साथ ही साथ ये जो इंजन है वो 40 AMCA मार्क 1 को भी पावर देंगे। HAL का मानना है कि 2035 तक वो 200 इंजन को तैयार कर लेंगे। और इनिशियली यानी कि शुरुआती डिलीवरी के बाद 360 यानी कि 360 इंजनों की जरूरत आगे और आएगी, जो कि अगले 40 सालों तक तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर जेट की ऑपरेशनल रेडीनेस, उनकी लॉन्गेविटी को बरकरार रखेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि MRFA प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। और रक्षा मंत्रालय का अब इस वक्त जो मेन फोकस है वो ये है कि जो भी फॉरेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, उनको ये अश्योर करना होगा कि वो इन फाइटर जेट्स की हाई डिलीवरी रेट्स के साथ इन्हें डिलीवर करें। यानी कि MRFA प्रोग्राम के अंदर भारतीय रक्षा मंत्रालय फाइटर जेट्स तेजी से डिलीवरी करने पर फोकस कर रहा है। मतलब साफ है कि हर साल 20 से 24 एयरक्राफ्ट बनने चाहिए। भले ही दोस्तों ये काफी अच्छा विचार हो सकता है रक्षा मंत्रालय का, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर भारत फाइटर जेट्स की हाई डिलीवरी रेट्स को बैलेंस करना चाह रहा है, जिसमें कि स्थानीय स्तर पर जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बनाए जाने हैं, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से भारत हाई लोकलाइजेशन पर फोकस कर रहा है, उससे ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं फॉरेन के, वो थोड़ा पुशबैक हो सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके लिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपोनेंट्स को लोकल स्तर पर बनाना, खास करके जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उन्हें तैयार करना, वो काफी टाइम ले सकते हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। और हो सकता है कि अगर जल्दबाजी की जाए तो क्वालिटी कंट्रोल पर भी इश्यूज आ सकते हैं। इससे न केवल क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बल्कि कीमतें भी बढ़ेंगी और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और आगे बढ़ सकती है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को अभी फिलहाल लोकलाइजेशन का जो स्तर है उसे अभी न्यूनतम स्तर पर रखना होगा और इसको फेस मैनर में आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि धीरे धीरे जो और ज्यादा एडवांस कंपोनेंट्स हैं वो भारत में निर्मित हो सके। लेकिन शुरुआत में ही अगर सब कुछ आप प्रेशराइज कर दोगे फॉरेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को, तो वो ऑब्वियस सी बात है टाइम इसमें ज्यादा ले लेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा और फिर फाइटर जेट्स की जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो भी इंपैक्टेड हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत फोर्स लिमिटेड की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कि उन्होंने घोषणा की है कि ATAGS 155mm
हवित्ज़र की आपूर्ति के लिए वो रक्षा मंत्रालय के साथ अब मूल्य वार्ता शुरू कर रही है, जिसमें कि 7,000 करोड़ की लागत से 307 यूनिटें तैयार होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। कुछ खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकली और डिफेंस को लेकर बड़ी वार्ताएं हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत के स्वदेशी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि L&T तेजस मार्क 2 और AMC प्रोग्राम में अपनी भूमिका निभा सकता है। दरअसल दोस्तों L&T HAL का लंबे समय से पार्टनर भी रहा है, जो कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पंखों जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की आपूर्ति करता है। कंपनी की अपनी जबरदस्त इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं ने तेजस फ्लीट के सफल प्रोडक्शन और ऑपरेशनल रेडीनेस को सुनिश्चित करने में मदद की है और ये कदम दोस्तों आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस 2 के प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत की ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को इसके डेवलपमेंट से जुड़ी जो हाई कॉस्ट है उसकी वजह से स्थगित कर दिया गया है। दरअसल रशिया की 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के डेरिवेटिव के रूप में ब्रह्मोस 2K को तैयार किया जाना था, जिसका उद्देश्य मैक 6 से 7 की स्पीड प्राप्त करना था। दरअसल जिरकॉन की जो क्षमता है वो मैक 9 तक है। हालांकि पर यूनिट लागत की चिंताओं को देखते हुए इस पर अब पुनर्विचार किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर ब्रह्मोस 2K मिसाइल तैयार हो जाती तो जो इसकी शुरुआत में जो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है वो कम हो सकती थी अगर बड़े पैमाने पर इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इसे खरीदा जाता। हालांकि अभी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर पर अपने शुरुआती चरण में है, इसीलिए इसके रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में काफी ज्यादा लागत आती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बजाय भारत मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो P75I परियोजना है उसके तहत पनडुब्बियों में स्थानीय रूप से विकसित कंपोनेंट्स और सब सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा। इस परियोजना के तहत आप सब जानते हैं कि 6 एडवांस कन्वेंशनल पनडुब्बियां तैयार की जाएंगी और जो बिडर्स हैं उनके द्वारा जो बोलियां प्रस्तुत की गई हैं उनका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। बात साफ हो जाती है कि पनडुब्बियों में कई सारी ऐसी प्रणालियां होंगी जो कि स्वदेशी रूप से तैयार की जाएंगी, यानी कि आयात पर निर्भरता कम की जाएगी। जिन प्रणालियों को स्वदेशी रूप से इंटीग्रेट किया जाएगा उनमें स्टीयरिंग गियर, शाफ्टिंग सिस्टम, रिडक्शन गियर, एयर कंडीशनिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट, कंप्रेसर, पंप, डीएम वाटर प्लांट, एक्यूमुलेटर, फिल्टर, सिस्टम वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें कि मोटर और बिजली वितरण सेंटर भी शामिल है। और यह कंपोनेंट्स दोस्तों पनडुब्बियों की कार्यक्षमता के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जो स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन इनका किया जाएगा वह इस बात की ओर इशारा करता है कि पनडुब्बी के डिजाइन और निर्माण में भारतीय कंपनियों को काफी अच्छा फायदा होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें आ रही है कि पाकिस्तान अब भारत का मुकाबला करने के लिए चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइलें खरीद सकता है और इसके लिए दोनों देशों के बीच में गुप्त समझौते हो सकते हैं। दरअसल डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना के DF-17 मिसाइल को पाकिस्तान खरीद सकता है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया था कि चीन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए पाकिस्तान को DF-17 मिसाइलें दे सकता है। DF-17 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस है, जिसकी स्पीड मैक 5 है। यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को हासिल करने के लिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रयास है वो रक्षा के साथ साथ यानी कि डिफेंस के साथ साथ अपनी पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत चुभता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो कि S-400 का मुकाबला कर सके। इसीलिए वो चाइना की DF-17 की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और चीन कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने और सीमा पर नदियों पर डेटा साझा करने और भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया का एक बड़ा प्लान सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया ने अब मोबाइल शेल्टर कूब M का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। दरअसल ये जो कूब M है ये परमाणु विस्फोट के रेडिएशन और क्षेत्र के जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है उससे सुरक्षा दिलाता है। रशिया ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 ब्लॉक बनाए हैं, जिसमें कि एक ब्लॉक के अंदर 54 लोग रह सकते हैं और जो अतिरिक्त मॉड्यूल है उनमें 150 लोग रह सकते हैं। यानी कि यहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं रशिया परमाणु हमले का प्लान बना रहा हो और उस प्लान के तहत उसे कोई समस्या ना हो, इसीलिए इस तरीके के कूब M का वो बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू कर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। GRSC ने बांग्लादेश सरकार के साथ 13 यानी कि 13 हाइब्रिड फेरी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है।
बता दें कि ये जो वेसल्स होंगी उनमें कैटामारन हल डिजाइन होगा और एल्युमिनियम और फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर होगा। बता दें कि जिन 13 वेसल्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उनमें से 6 में ट्विन डेक होंगे, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 200 यात्रियों की होंगी और जो मेन डेक होगा वो एयर कंडीशनिंग होगा। ये जहाज करीबन 30 मीटर लंबे और 8 से 10 मीटर चौड़े होंगे। इनकी अधिकतम स्पीड 12 यानी कि 12 नॉट की होगी। इन जहाजों की अनुमानित लागत 126 करोड़ रुपए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इसरो के नए सैटेलाइट GSAT-20, जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है, उसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है और इस सैटेलाइट को फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है और इस सैटेलाइट के माध्यम से अब भारत पे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि उड़ान के दौरान पायलट्स को और अच्छा और बेहतर कम्युनिकेशन मिल पाएगा। इसके अलावा जो हमारे रिमोट रीजन्स हैं वहाँ पे ब्रॉडबैंड की पहुँच हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि DRDO के साइंटिस्ट हैं, उन्हें फ्रांस के स्पेस फ्लाइट इंस्टीट्यूट में कमर्शियल एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए चुना गया है और वो एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें इस काम के लिए चुना गया है। 1997 में रक्षा मंत्रालय में DRDO के वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। वो एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर यानी कि FTE फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं और उन्हें मिलिट्री और सिविल टेस्ट इन्वायरमेंट का अच्छा खासा अनुभव भी है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।